एक दोस्त का फ़ोन आया, भाई क्या कर दिया तूने? यार मैंने तो कुछ नहीं किया। बोलता भाई तूने रैंक कौन ले आया यार? जब आपको रात को रिजल्ट पता चला होगा, क्या रिएक्शन था, कहाँ से पता चला? हमारे यहाँ ना कहावत चलती है, ज़िंदगी में पहला सिगरेट दोस्त पिलाता है। क्योंकि पेरेंट भी हमें इस पॉडकास्ट में सुन रहे होंगे, कितना ज़रूरी है एक पेरेंट को एक बच्चे को समझना, जैसे आपको आज़ादी दी आपके पेरेंट्स ने। अगर आप इंसान को अकेला छोड़ देना, यकीन मानिए साहब, मुझे लगता है कि हर बच्चा यही सोचता है कि इस पेपर में वो वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, नेक्स्ट टाइम वैसा नहीं करूँगा। जो एक मैसेज आप देना चाहते हो कि इन तक ये मैसेज जाना ज़रूरी चाहिए, वो आप देते हैं। तो अगर दोस्त अच्छे हैं ना सर, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर टर्न होगी, मुझे ये मानना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। आप लोगों को मेरे चेहरे से लग रहा होगा आई एम लिटिल नर्वस, बट मोर देन दैट आई एम एक्साइटेड. दिस इज़ गोइंग टू बी फन, वेरी इंफॉर्मेटिव, इनफॉर्मल एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. आज मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है और आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. मेरा नाम उवैस अली भट्ट है. मैंने BA इकोनॉमिक्स MBA फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से किया हुआ है. और ये पॉडकास्ट करने का मेरा एम है कि मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों को यहाँ ला सकूँ, उनकी स्टोरीज़ आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ. टुडेज़ गेस्ट इज़ वेरी स्पेशल टू मी. ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और आज मेरे साथ वो पहले गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको मैं बहुत पर्सनली और बहुत टाइम से जानता हूँ और इन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव ऑलरेडी किया हुआ है. ये इनको पहले एज अ गेस्ट लाने में मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था और इस गेस्ट का मैं वेट कर रहा था कि इस स्टैचर का मेरे पास पहला गेस्ट आए. और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली और ऑलरेडी लाइफ में, जिसमें इन्होंने स्टेट सर्विसेज JKS 2023 रैंक 1 से क्लियर किया है. इन्होंने ऑलरेडी UPSC इस साल UPSC रिजर्व लिस्ट में इनका नाम आया है, जिसमें इनको रेलवे सर्विसेज मिल रही हैं. I would like to welcome my first guest, Sanjeev Kumar. Thank you very much for coming to my podcast. संजीव के साथ अब बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं और आप सारे लोग बने रहिए. हम इनके पूरी जर्नी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते होंगे वो ये ज़रूर देखना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि संजीव ने किस तरह अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आज ये इस मुकाम पे हैं, किस तरह ये अपने मुकाम तक पहुँचे. सो संजीव, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा, रादर क्वेश्चन आंसर टाइप का ज़्यादा नहीं होगा, ये इंटरेक्टिव होगा. फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू माय पॉडकास्ट. और सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा कि क्या जर्नी रही है आपकी, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. सर बैकग्राउंड तो ये कि मेरी जो स्कूलिंग थी वो केंद्रीय विद्यालय से हुई थी. सो अब टिल 10th मैं KV हीरानगर में था एंड देन आफ्टर KV 1 से जम्मू से मेरी 11th-12th हुई है. उसके बाद मैंने ड्रॉप किया था एक साल इंजीनियरिंग के लिए कि आई वुड लाइक टू गो टू सम IIT. ओके. बट वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. उसके बाद मैंने GCT, मतलब स्टेट सर्विसेज का भी, स्टेट का भी होता है, तो उसमें मैंने क्वालिफाई किया तो मैं GCT चला गया गवर्नमेंट कॉलेज में 2019 में इंजीनियरिंग की. तो इंजीनियरिंग के दौरान मुझे लगा कि मतलब आई एम नॉट ए सूटेबल इंजीनियर. मतलब मैं इतना फिट नहीं हूँ कि मैं जॉब मार्केट में कम्पीट कर पाऊँ, या मेरा स्किल सेट इतना अच्छा नहीं था फॉर दैट मैटर. और मेरे साथ के काफ़ी दोस्त UPSC में आ चुके थे, पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे. तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया. मेरे चाचू जी हैं, वो भी KS हैं, तो उनके साथ मैं बातचीत करता रहता था. सुनील शर्मा नाम है उनका, वो 2012 बैच के KS हैं. तो अब बातचीत की तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा जब इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं किया जाए. तो फिर मैंने इस जर्नी में स्टार्ट किया बैक इन 2017 एंड मे बी 2018 स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज में था. तो कॉलेज करने के बाद फिर मैंने कोचिंग करी और उसके बाद मतलब ये मेरा पूरा जब जैसे कॉलेज खत्म हुआ 2019 में, और एक फुल फ्लेज मैं इस तैयारी में आ गया और पूरी कोशिश की कि इन सर्विस आ जाए किसी भी अटेम्प्ट में. ठीक है, ग्रेट. आप मुझे बोल रहे हो कि आपने जो UPSC की तैयारी स्टार्ट की, वो कोई फुल फ्लेज्ड आपके माइंडसेट उस हिसाब से, जैसे आज के बच्चे 12th के बाद
जाना चाहते हैं? 12th का बहुत ज़माना चेंज हो गया, आज का यूथ जो है 12th के बाद ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, बट आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आप ये बोल रहे हो कि आपने ग्रेजुएशन के बाद अपना ये जो है स्टेप लिया कि आपको यूपीएससी की तैयारी अब करनी चाहिए। जब आप ये डिस्कशन कर रहे थे अपने अंकल के साथ या अपने फैमिली के साथ, तो बेसिकली कुछ तो चीज़ें आपको सूट की होगी कि हाँ ये सिविल सर्विस, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि आपको स्किल सेट इंजीनियरिंग के लिए नहीं था, बट मैं मानता हूँ कि आपको 1000 टाइम्स बेटर स्किल सेट चाहिए यूपीएससी के लिए। और क्योंकि आपने ऑलरेडी सिविल सर्विसेज क्रैक किया, स्टेट सर्विसेज क्रैक किया, तो दैट स्किल सेट इज़ देयर विद यू। कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट की कि हाँ ये ऐसा एग्ज़ाम है जो मुझे क्लियर करना चाहिए, और वेदर इट इज सर्विसेज या पावर है, पोजीशन है, कौन सी चीज़ें आपको मेनली अट्रैक्ट करी इन सर्विसेज के लिए? सर बस सुना था कि बहुत टफ होता है, बट एक चीज़ जो मेरे साथ बड़ी अच्छी हुई है, आई डोंट फाउंड एनीथिंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात शायद मैंने मैं अभी नहीं की सिलेक्शन की बात बोल रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन की बात भी मैं दोस्तों से कभी बात करता था, तो मैं दोस्तों से अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अज्यूम कीजिए कोई अगर कॉमर्स का बच्चा है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन भी पूछेंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्जेस, तो वो नहीं बता पाएगा, बिल्कुल उसके लिए बहुत टफ है। और साइंस के लिए हम पूछेंगे लेजर क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, जो वेरी बेसिक्स होता है कॉमर्स का, वो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल। तो बात इतनी है कि आपने किसी को कितना टाइम दे रखा है। तो बस मुझे ये था कि अब ये अच्छी है, एक प्रोफेशन भी अच्छा है, अब मुझे ये करना है, मैंने मन बना लिया था, और इस बात में मैं बहुत एडमेंट था कि मुझे ये करना है। बट वो अंदर से एक ना, मुझे लगता है एक बाहर से नहीं आया, वो एक इनर विल जो है, मतलब ये एक अच्छी बात है, मतलब भगवान हमेशा टाइम टू टाइम मुझे ना को विल स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। और दूसरी बात जो अच्छी हुई है कि पेरेंट्स ने कभी ये नहीं पूछा कि आप ये मत करो वो मत करो। मैंने ज़िंदगी भर पेरेंट्स को ये बस बताया कि मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, उनका ठीक है, कि मैं यहाँ पढ़ूंगा, उनका ठीक है। बट मुझे कभी रिफ्यूज़ल पेरेंट्स के एंड पे नहीं आया। मैं मतलब आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता मेरा कॉलेज कहाँ पे। अच्छा, उनको नहीं पता? मेरे पेरेंट्स कभी मेरे कॉलेज नहीं आए, कभी एडमिशन करवाने नहीं आए। फॉर दैट मैटर जिस स्कूल में मैंने 11th-12th भी करी है, वहाँ पे भी मेरे पेरेंट्स कभी नहीं आए। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई थी बचपन से। तो मतलब उन्होंने यही बोला कि आपको बस करना है, जो भी करो वो थोड़े बहुत, मतलब भरोसा रखा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। तो जब मुझे ये मन बना लिया मैंने ये करना है, तो उनका मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो उन्होंने बोला करो, मैं मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि आप जो मुझे बोल रहे हो कि मैं, सेकंड क्वेश्चन मेरा आने वाला था कि आपको क्या पेरेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है? आप बोलते कि उन्होंने आपको आज़ादी दी है, दैट वाज द बिगेस्ट सपोर्ट दैट यू गॉट। आज के दिन में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कराता हूँ जम्मू में, मैं देखता हूँ कि कभी पेरेंट आता है, पेरेंट विलिंग होता है, बच्चा नहीं विलिंग होता है, बच्चा विलिंग होता है, पेरेंट नहीं होता, मतलब ऑन बोर्ड लाने के लिए हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट, क्योंकि पेरेंट भी हमें इस पॉडकास्ट में सुन रहे होंगे, कितना ज़रूरी है एक पेरेंट को एक बच्चे को समझना? जैसे आपको आज़ादी दी आपके पेरेंट्स ने, ऑफकोर्स उन्होंने आपको समझ के वो आज़ादी दी है, कितना ज़रूरी है उनको उस बच्चे पे भरोसा करना, और बच्चे की उस टाइम क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि हाँ मुझे, अगर मुझे सिविल सर्विसेज करना है, मेरे पेरेंट्स मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, मुझे उस पर खरा उतरना चाहिए। तो क्योंकि आपके वाले केस में तो ये सिंक हुआ है, बट नॉर्मली ये होता नहीं है। तो आपका मैसेज इन दोनों के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है और पेरेंट्स के लिए भी क्या है? मुझे लगता है जब पेरेंट्स, जब आपके फादर साहब आपके कंधे पे हाथ रख देना कि बेटा करो, तो मुझे लगता है उससे बड़ा पुश कोई होता ही नहीं। सर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये तो एक गारंटीड है कि मतलब जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं, खासकर आपके फादर साहब, तो फिर तो आप मान के चलिए कि लड़का नहीं रुकेगा। फॉर दैट मैटर जेंडर न्यूट्रल हो जाए तो कोई भी बच्चा नहीं रुकेगा। तो अगर पेरेंट्स ने एक बार बोल दिया, मुझे लगता है उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती, उससे बड़ी डेडिकेशन और उससे बड़ा हार्डवर्क कोई नहीं दे सकता। और जैसे ही अगर ये पेरेंट्स ये कर दें, तो मुझे लगता है बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, नेचुरल सी टेंडेंसी है। बच्चों में रेबिलियन आता है, नो डाउट रेबिलियन आता है। वो रेबिलियन कभी कभी इस वजह से आता है कि मान लीजिए अगर मेरा सिंगर बनने का शौक हो, वो प्रोफेशन बुरा नहीं है, सब अच्छा प्रोफेशन है,
तो अगर पेरेंट्स वहाँ से निकाल के यहाँ डाले तो बच्चा रिबिलियन करेगा, मेरा ये मानना है। पर जैसे ही पेरेंट्स कुछ भी बोले कि जो भी कर रहा हो बच्चा, हम देख रहे हैं अभी सिविल सर्विसेज बच्चे बोलते हैं, ठीक है, तो अगर बच्चे बोल दें एक बार और पेरेंट्स हाथ रख पे बोल दें कि बेटा जाओ करो, सर वो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा वो बच्चा, वो बाहर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब आपका ये कहना है कि बच्चा अगर जैसे आपने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो इट इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, जेन्युइन डिमांड, अनरीजनेबल ना हो। बच्चा अगर कुछ भी बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है, बाय प्रोफेशन इट कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेशन, राइटर बनना है, डॉक्टर सिविल सर्विसेज में जाना है, डॉक्टर बनना है, अगर बच्चा खुद चल के बोले कि मुझे ये बनना है, तो पेरेंट्स को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ब्लाइंड सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। अब पेरेंट्स के अलावा आपकी इस पूरी जर्नी में, जैसे मैंने बोला, मैं अपने सारी ऑडियंस को भी ये बोलना चाहता हूँ कि संजीव को मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ। अप्स एंड डाउन्स जो इनके रहे हैं, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, मतलब कुछ 4-5-6 महीने पहले ही हैज़ गिवन अटेम्प्ट इन सिविल सर्विसेज, इंटरव्यू दिया था इन्होंने, और फिर ये वेट कर रहे थे, मेन लिस्ट में तो इनका नाम नहीं आया था। देन इन द मीन वाइल फिर इनका यूपीएससी स्टेट सर्विसेज उन्होंने मेंस लिखा, और स्टेट सर्विसेज मेंस लिखने के बाद इनको रिजर्व लिस्ट में यूपीएससी में नाम भी आया, और उसके बाद रिजर्व लिस्ट में नाम आने के बाद फिर इनको कुछ चंद ही दिनों में इनका इंटरव्यू हुआ यूपी स्टेट सर्विसेज में। इन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू का रिजल्ट आप लोग के सामने है, जिसमें रैंक 1 है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बट ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आप लोग सारे लोग देख रहे हो, बट जो डार्क साइड है वो भी मैंने देखा हुआ है। जो आपका जो डार्क साइड था, कुछ महीने पहले की बात है ये, कि जब आपको लग रहा था नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज के बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करता रहता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उन बच्चों को काफ़ी समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस किसी भी बच्चे को कि इसमें ये फेज़ आ सकता है, बट जैसे ब्यूटीफुली मैंने आपको उससे निकलते देखा है, मेरा कई बार मैं परेशान होता हूँ कि बच्चा इससे निकल पाएगा कि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मेंटल स्ट्रेंथ किस तरह काम आती है? मतलब आपने कौन कौन सी चीज़ें सोची समझी जिसने आपको काम रखा है, जिसने अपने आप को बिलीव करवाया कि मैं कर सकता हूँ, टाइम ज़रूर लग रहा है बट आई विल बी एबल टू डू इट? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प की? सब पहली बात है कि सेल्फ लोड तो कभी नहीं आना चाहिए। ये एक ना बड़ी प्यारी सी बात है कि टेंशन कोई काम ठीक नहीं करवाती, खराब ज़रूर करती है, ठीक है। तो सेल्फ लोड तो कभी नहीं आना चाहिए। सर दूसरी बात ना कि मैं बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, कोबी ब्रायंट, ठीक है, एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, और ये बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट भी उस बात को रिपीट करते हैं। मतलब मुझे वो अच्छी लगी, और मैं उनकी बराबरी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैसा सोचता था। वो बात ये थी कि एक बार के वो टूर्नामेंट हार गए, लास्ट शॉट थी वो मिस करके टूर्नामेंट हार गए। तो रिपोर्टर का सिमिलर सा क्वेश्चन था कि आप इस सैडनेस मोमेंट पे क्या सोच रहे थे? उसने कहा सैड क्यों होना है, पहली बात, राइट, मुझे ये जानना है कि मैंने मिस क्यों किया, मुझे सैड क्यों होना है। सैडनेस, खुशी, ये तो इमोशंस बात की बात है। पहले मुझे ये देखना जो रिजल्ट आया है वो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं आया है, तो मेरे क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है इस दुनिया में आज के टाइम पे, वो यही आता है कि जब लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं हुआ, फिर हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम करते रहो। वो मुझे लगता है सबसे बड़ा डार्क फेज होता है, लोगों का बोलना, किसी और का बोलना। बिल्कुल। अगर आप इंसान को अकेला छोड़ देना, यकीन मानिए सर, मुझे लगता है कि हर बच्चा यही सोचता है कि इस पेपर में वो वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, नेक्स्ट टाइम वैसा नहीं करूँगा। तो जब इंसान खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता है और हर बार फेलियर के बाद यही सोचना है कि मैंने गलती कहाँ की, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना, मेंटली जो कैपेबल होगा, इट इज़ अ गेम ऑफ, मतलब मेंटली गेम है ये। तो अगर आप मेंटली आउट परफॉर्म कर सकते हो अपने पीयर ग्रुप को, और एक राइट ओरिएंटेशन से सोच सकते हो, तो ही आप compete कर सकते हो, और तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि प्रोसेस में दिक्कत ये है कि एक साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, और अगर आप प्रीलिम फेल हो गए, आपको एक साल फिर से वेट करना पड़ेगा प्रोसेस का। और इस दौरान आपने कभी भी सोच लिया कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करेंगे। वहीं अगर आप सोचो कि आपने क्यों गलत किया, और एग्ज़ाम के प्रोसेस के साथ साथ चलो, ये सर रैंक 1 थे इशिता किशोर मैम जी, सो उनकी बहुत प्यारी बात लगी मेरे को। उनका मैं 3 प्रीलिम्स की 2 प्रीलिम्स फेल हुई थी। एवरी टाइम आई फेल द प्रीलिम्स, आई राइट मेंस ऑन द सेम डे,
जो मेंस आता था, ब्यूटीफुल। और मैं उस प्रोसेस के साथ अलाइन रही। वो स्कोप ही नहीं है कि मुझे खुश होना है कि दुखी होना है, मुझे बस काम करना है, काम आई हैव टू वर्क। और देख ली सर, जिस अटेम्प्ट में प्री पास हो उसी में रैंक 1 आ गया। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, और ये नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, बट गलतियां ढूंढनी है, अपनी गलतियां ढूंढनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट बच्चा, जो मैं देख रहा हूँ, बच्चा इस प्रोसेस को फॉलो उतना ज़्यादा नहीं करता जितना उसकी चिंता रहती है कि होगा नहीं होगा। Yes, sir. मतलब आपने 18 से स्टार्ट किया, आपको 24 में सफलता मिली Yes, है, यूपीएससी में भी, और बाय गॉड्स ग्रेस आपको स्टेट सर्विसेज में रैंक 1 आया। ये तो हम बाद में बात करेंगे कि वो रैंक 1 की खुशी कैसे आपने शेयर की, कैसे पेरेंट्स के साथ आपने शेयर की, उन्होंने क्या बोला, क्या क्या उस टाइम बातें हुई। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका पूरा प्रोसेस था, वन कि आपको जब आपने स्टार्ट किया तब तो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे 6 साल लगेंगे। यस सर, डेफिनेटली। तब से लेके आखिर तक कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि बहुत डाउन देखा है Yes, आपने, वो दैट आई हैव आल्सो विटनेस्ड, कि जितना आपने डाउन देखा है, समटाइम्स आई आल्सो फील कि भाई ह्यूमनली इतना पॉसिबल नहीं है, बट अगेन ये एग्ज़ाम यही चीज़ मांगता है। वो जो पूरा प्रोसेस आपने देखा है, पूरा प्रोसेस आपने इंजॉय किया, जब हम यही चीज़ स्टूडेंट्स को, क्योंकि आई हैव बीन मेंटोरिंग दी स्टूडेंट्स फॉर यूपीएससी स्टेट सर्विसेज, जब मैं उनसे ही बात करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं यही चीज़ें उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, ये प्रोसेस ही आपको एंजॉय करना है, ये प्रोसेस ही है जो आपको सफलता देगी। बट कुछ लोग सुनते हैं, सुनने के बाद एक बार अगर फेल हो गए तो दोबारा उठ के वापस एग्ज़ाम देते नहीं हैं। और अगेन पेरेंट्स का भी ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच्चा अगर एक बार दे दिया, सबको एक वन टाइम में ही सिलेक्शन चाहिए होती है, सबको वन टाइम में सिलेक्शन चाहिए, जो कि सिविल सर्विसेज में मोस्टली पॉसिबल नहीं होता है। बट ये प्रोसेस को एंजॉय करने का कोई मंत्र है आपके पास कि जो आप बच्चों से शेयर करो, जो इनको हेल्प करे? सर एक बात ना सर, मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा इस बारे में, कि हम जब सक्सेसफुल होते हैं हम सबको थैंक्स करते हैं, बिल्कुल, पेरेंट्स को, भगवान को, उनका डेफिनेटली कोई मैचेबल रोल नहीं। बट मैं एक और इंसान होते हैं जो कुछ, उनका रोल ना इतना बड़ा नोटिस जाता है, वो सर आपका पीयर ग्रुप। बिल्कुल सर, क्योंकि हम जिस स्टेज पे हैं, मतलब नाइदर वी आर अ जेन ज़ी जनरेशन, नाइदर मिलेनियल, तो बीच के थोड़ा, मतलब ना हम अपनी ओल्ड जनरेशन से मिक्स हो पाते हैं, ना आने वाली जनरेशन से। बिल्कुल। तो जो हमारा अपना पीयर ग्रुप है ना, हम उनको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ये मैंने अक्सर पाया। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, मतलब एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी कही मैंने कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू फ्यूचर। ठीक है, तो कहते हैं जो 5 लोगों के आसपास जो आपके होते हैं, आप वैसे ही बनते हो, आप वैसे ही बनते हो। तो अपने आसपास वो दोस्त होने चाहिए जिनका मेंटल टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और जो इंसान बहुत अच्छे हैं। सब मेरे दोस्त हैं जो मेरे से ज़्यादा फेलियर अभी फेस कर रहे हैं, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, काफ़ी सारे हैं अभी, बिल्कुल। बट सर उनका मेंटल टेम्परामेंट मेरे से भी ज़्यादा अच्छा है। सर आप यकीन मानिए, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी, मेरे इतने फाइनेस्ट दोस्त बने हैं, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटीज़। तो ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, आपके 2-3 दोस्त हो ना, और उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा हो जो आपको पुश करें, वही चाहिए होता है। पेरेंट्स, मुझे लगता है हर पेरेंट्स पुश करता है बच्चे के लिए। अगर बच्चा सिंसियरिटी दिखाए, भगवान भी आपके लिए पक्का अच्छा करेंगे, बट कहीं ना कहीं हम कहीं रह जाते हैं पीछे, है ना, कि वो एक हमारे यहाँ ना कहावत चलती है, ज़िंदगी में पहला सिगरेट दोस्त पिलाता है, हाँ, है ना, बिल्कुल। तो अगर वो पहला सिगरेट पिला सकता है तो आपको पहली सक्सेस भी दिला सकता है। तो अगर दोस्त अच्छे हैं ना सर, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर टर्न होगी, मुझे ये मानना है। बट ये भी डिफ़िकल्ट है, जैसे हमारे पास बच्चा इनरोल होता है यस सर, एकेडमी में, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, हमारे पास बच्चा इनरोल होता है। द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल देम कि देखो तुम्हारे पास 50 बच्चे आपकी क्लास में होंगे, और उन 50 बच्चों में उन लोगों को चूज़ करना जो तुमको लगता है कि तुम्हारी जर्नी में हेल्प करेंगे। यस दैट आई डू विद एवरी स्टूडेंट जिनसे भी मैं मिला हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि जर्नी, मतलब मैं शुरुआत से लेकर आखिर तक फेल होते भी देखता हूँ, पास होते भी देखता हूँ, और उसके बाद सर्विसेज में भी देखता हूँ। बट मुझे लगता है कि हम बोलते हैं उनको, वो जाते शायद ढूंढते भी होंगे अच्छे दोस्त, यस बट क्या इसमें लक भी फैक्टर उनको, क्योंकि अच्छे दोस्त मिलने भी बहुत मुश्किल है, और फिर 2, 4, 5 मीटिंग में या 10 मीटिंग में नहीं पता चलता कि कौन कैसा होगा, क्या होगा। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये मेरे लिए पीयर ग्रुप अच्छा होगा, ये मेरे परफेक्ट है, जो मुझे सिविल सर्विस में हेल्प करेगा? सर, इसमें ना रेदर देन कि इंसान के पास पैसा कितना है, उसके पास सक्सेस कितनी है और कितना इंटेलिजेंट है, ये नहीं देखना चाहिए।
मुझे लगता है कि इंसान की वैल्यूज़ क्या हैं वो देखना चाहिए। और वैल्यूज़ कम टाइम में पता चल जाएंगे। सर वैल्यूज़ हाँ। सर बहुत आसानी से पता चल बहुत जाती हैं। आसानी से, बिल्कुल। आप सामने वाले को ट्रीट कैसे करते हो। ये ना बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपको एक ना स्टोरी बताता हूँ, मेरे टीचर ने बताई थी, ओझा सर ने, मतलब बहुत एडमायर करता हूँ उनको मैं। अवध ओझा सर। अवध ओझा सर, हाँ। है ना। तो एक ना वो स्टोरी बता रहे थे क्लास में। उन्होंने बोला कि क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे यूएस में। तो पूछा उन्होंने कि गुरु जी के मिसेस माता जी को कि आप कैसे डील करोगे, मैं उनको किस डील कैसे करूँगा बेसिकली। तो उनका क्वेश्चन था कि मुझे वो नाइफ पास करना। तो उन्होंने क्या किया कि जो नाइफ का नुकीला हिस्सा था अपने हाथ में रखा और जो हैंडल था मैं पास उनको कर दे दिया। दिया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता है, वो नोकीला साइड अपनी साइड अपनी साइड रखता है, और वो जो इंसान आपको बचाए रखेगा, वो अगर अपने आप को हर्ट कर सकता है और आपको बचा सकता है, मतलब वो इंसान की वैल्यूज़ अच्छी हैं। सो मेरे मेजॉरिटी दोस्त तो सिविल सर्विसेज के भी नहीं है, मतलब उनका डोमेन अलग अलग है, बट दे आर ऑफ अ वेरी ग्रेट करेक्टर। सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे हैं, बट दे आर वेरी वेरी ग्रेट करेक्टर। एंड वो कंट्रीब्यूट किया आपके सिविल डेफिनेटली सर्विसेज सर, तैयारी बहुत में? बहुत बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। मुझे लगता है जो मेरा डेवलपमेंट हुआ, मेंटल डेवलपमेंट इन सब पूरे कॉलेजेस और उसके बाद या कॉलेज के पहले भी मेरे दोस्तों की वजह से, सर उनका जो कैरेक्टर था ना सर वो बहुत ग्रेट था। मैं आपको ये नहीं बताना को बोलूँगा कि मैं अभी उनके 10% भी नहीं हूँ। दे आर ऑफ दैट ग्रेट, मतलब उनका इतना वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं सर आपको क्या बताऊँ, बहुत ही लेकिन लाजवाब। आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है ऐसा इंसान मतलब देखना, क्योंकि मैं भी लाइफ में देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन जिसका वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग हो। और अगर नेचुरली अगर आपको ऐसे इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, वन दैट इट इज़ योर कंट्रीब्यूशन, आपने उन दोस्तों को चुना है अपने लिए। टू कि ऐसा सिस्टम आपको एक परफेक्ट इंसान, मतलब परफेक्ट इंसान तो कोई नहीं बन सकता, वो आप जो चाहते हो वो उसमें एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करते हैं। बट क्योंकि मैं सारे बच्चों को देखा हुआ हूँ, बहुत सारे बच्चों को अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा पीयर ग्रुप नहीं मिलता है। जिनको अच्छा मिलता है देर सवेर उनका सिलेक्शन हो जाता है। इट कंट्रीब्यूट्स, इट हेल्प्स अ लॉट। और जिनको अच्छा नहीं मिलता है, बहुत जीनियस बच्चे, डायमंड्स भी होते हैं उसमें, बट दे डोंट गेट सिलेक्टेड। अल्टीमेटली उनको वापस जाना पड़ता है। दैट्स अ सैड स्टोरी अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू योर रिजल्ट, JKS का रिजल्ट आप पाया। आई स्पोक टू यू दैट फाइन डे। आपको अर्ली मॉर्निंग में मैंने कॉल किया जब आप श्रीनगर गए थे, आपने इंटरव्यू दिया, देन यू वेंट टू गुलमर्ग 2-3 दिन के लिए, और सुबह ही मेरी बात हुई। जब आपको रात को रिजल्ट पता चला होगा, क्या रिएक्शन था, कहाँ से पता चला, और फिर वेदर यू वर एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट? तो मतलब बैठे हुए थे दोस्त, एक दोस्त का फ़ोन आया, भाई क्या कर दिया तूने? मैंने तो कुछ नहीं किया। बोलता भाई तूने रैंक 1 ले आया यार। तो उस समय मेरे साथ 2 दोस्त बैठे थे, बड़े अजीज दोस्त हैं मेरे, भानु और अर्पित। तो बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, 10 साल पुराने दोस्त हैं। तो हम बातचीत कर रहे। सर यकीन मानिए हमने रैंक 1 डिस्कस ही नहीं किया। You did not? नहीं, मतलब क्योंकि सर हम उस समय इतनी फिलोसफिकल बातें कर रहे थे लाइफ को लेके कि लाइफ में उन्होंने ये वो मुझे बता रहे थे कि अब इसके बाद लाइफ का मूल मंत्र क्या होना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हो तो दोनों वेरी मतलब ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज। तो उसके बाद मेरे को एक दोस्त ऋषभ का फ़ोन आ गया उसी समय, वो फाइनेस्ट पर्सनालिटीज। तो ये सब यही बोल रहे हैं कि ठीक है, मतलब रैंक 1 मेरा नहीं आता, किसी और का जाता, बट इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपका एक अच्छा इंसान बनना। तो उस समय हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब हम इंसान कैसे बेटर बनना है। अब तो मटेरियल वेलबींग तो हो गया, मतलब अब लाइफ में क्या चाहिए खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, वो तो मिल जाएगा, वो सर्विस तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी कोई चिंता खत्म हो गई। अभी ये इम्पोर्टेंट था कि अब आप बेहतरीन इंसान कैसे बनो। तो हम उस समय कोई 12:30 रिजल्ट आया, 1 बजे तक मेरे को पता चला। यकीन मानिए सर हम कोई 4:30-5 बजे तक ये डिस्कस किया कि बेटर इंसान, अच्छा इंसान कैसे बनना। मैं चलते चलते क्योंकि ये बात उठी है तो मैं सारे लोगों से, अपने सारी ऑडियंस से ये बोलना चाहता हूँ कि इस डिस्कशन से जो अभी तक मुझे कंक्लूजन समझ में आया फॉर दिस प्रिपरेशन फॉर UPSC स्टेट सर्विसेज और किसी भी सक्सेसफुल बनने के लिए किसी भी फील्ड में, आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा।
ये संजीव ने अपने जो अभी तक का इसका सफ़र रहा है सिविल सर्विसेज में, इन्होंने बोला कि बेहतरीन इंसान इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, पेरेंट सपोर्ट करने वाले हैं, और एंड टॉप ऑफ दैट जो मुझे अभी पता चल रहा है इनसे ये कि जब इनका स्टेट सर्विसेज का रिज़ल्ट आया, इट्स ह्यूज, रैंक 1 लाना स्टेट में, हलचल मच जाती है। अगले दिन एक झलक के लिए बच्चे तरस रहे थे हमारी एकेडमी में भी। बट जब इनका रिज़ल्ट आया उसके बाद इन्होंने 4-5 घंटा अपने दोस्तों से बातें क्या की, वो है एक अच्छा बेहतर इंसान आगे कैसे बनाया जाए। तो अगर जिस भी लेवल पे आप प्रिपरेशन में हो, स्पेशली स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में, जिस भी लेवल पे आप लोग हो, ये लेवल से ही अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर दो। वो शायद इनको जब पेपर लिखेंगे, मेंस के पेपर लिखेंगे, तो उसमें नेचुरली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर ये एग्ज़ाम आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और अगर आप भगवान की कृपा रही है ना ज़्यादा, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं होंगे। हाँ, इससे सर कृपा समझिए, क्योंकि उसके बाद जो आपकी ग्रूमिंग होगी एज अ पर्सनैलिटी, उसका कोई मैच नहीं है। आप एक अपने आप एक अलग इंसान बन के निकलेंगे, बहुत ही अलग। मतलब सर मैं तो बहुत शैतान होता था कॉलेज के टाइम पे। मुझे अभी भी याद है, जो हम तीनों दोस्त बैठे थे, मैं, बानू, अर्पित, जब हम कॉलेज से निकल रहे थे 2019 में, तो हमारे प्रिंसिपल ने हमें बोला कि बेटा ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। अच्छा, हाँ, मतलब क्योंकि आप लोग इतनी शैतानी बिल्कुल शैतानी सर, बहुत शैतान बच्चे थे हम। तो प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला था कि आप कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में, कुछ कर लेना, मतलब बाकियों को सभी ऑल द बेस्ट, अच्छा करना। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं था, तो हम तीनों उस दिन वो डिस्कशन कर रहे थे कि लाइफ कैसे बदलती है। वो मतलब इवॉल्व हो गया आपकी लाइफ में। दूसरा ग्रुप, दोस्त अडानी ग्रुप में, तो मतलब काफ़ी हम ना ये मतलब लाइफ को लेके ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो यही चीज़ है कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब आप टेम्परामेंट बढ़ाओगे, अपनी सोच को ब्रॉड करोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे, ये मैं मतलब इसको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है सक्सेस एक सेकेंडरी इशू हो जाएगा आपके लिए। आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाओगे, आप सच में ट्रू एसेट बन जाओगे नेशन का उस समय। एक चीज़ और जो मुझे स्ट्राइक कर रही है, वाइल हम जब बच्चों से बात कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, हम उनको ये सजेशन देते हैं। ऑल्दो मेरा खुद का मानना है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी बच्चा करता है, 12th की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें, मैं समझता हूँ कि एसेंशियल पार्ट होना चाहिए एक इंसान की लाइफ में आगे बढ़ने के। यस सर, ये पढ़ाई, क्योंकि 360 डिग्री इंसान को तैयार करता है। डेफिनेटली सर। मैं अक्सर पेरेंट्स को, अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, मैंने कहा मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है, बट एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आप सिंसियरली तैयारी करोगे तो आप अच्छे इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान लाइफ में बन ही जाओगे इस पढ़ाई से, क्योंकि हर तरीके से आपको तैयार करेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब भी तैयारी करोगे ना, ये आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने का। मतलब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, जब आप बोला 12th या कॉलेज से इस पे ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात है। मुझे लगता है ना, किसी भी बच्चे को, जैसे हम देख रहे हैं 11th में तैयारी स्टार्ट, सर ये सब नहीं होना चाहिए। सर सोच के देखिए, अगर एक 12 साल के बच्चे में 30 साल की समझ हो, क्या वो अच्छा लगेगा? मतलब उस बच्चे ने ज़िंदगी में इतना कुछ डार्कनेस फेस कर ली है कि उसका बचपन इतना ख़राब गया कि वो समय से पहले ही मैच्योर हो गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें, अगर 35 साल के बच्चे में 20 साल की समझ हो, तो मतलब उसको इतने ऐशोआराम मिले कि वो डेवलप ही नहीं हो पाया। बिल्कुल। तो हर इंसान को अपनी उम्र के अकॉर्डिंग मैच्योर होना चाहिए, स्टेजेस के अकॉर्डिंग मैच्योर होना चाहिए, नेचुरल एक प्रोसेस है। बिल्कुल। और अगर वो नेचुरल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाएगा तो एक वर्ड रह जाएगा उसकी एक पर्सनैलिटी। बिल्कुल। तो एक तो मैसेज मेरा यही है कि बच्चों को ना 11th के बाद, 12th के बाद फोकस मत, मतलब प्रेशराइज मत करो कि तैयारी करनी है। हाँ, मतलब साइड बाय साइड कर रहा है, पर लेट देम फोकस ऑन देयर स्टडीज। कॉलेज का लास्ट ईयर बिल्कुल, वो परफेक्ट टाइम है। अगर आपका 4 साल का कॉलेज हो गया अभी, तो 3rd ईयर के एंड से स्टार्ट करें। वो एक आइडियल टाइम है प्रिपरेशन का। 2-2.5 साल मज़े कीजिए और एक लाइफ को जानिए। जैसे हम कॉलेज में देखते हैं, कॉलेज की सर एक नेचुरल चीज़ है लड़ाई, ठीक है? बिल्कुल। अब एक बच्चा अगर कॉलेज लेवल की पॉलिटिक्स हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ज़िंदगी लेवल की पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करेगा? बिल्कुल। तो अगर आप कॉलेज के छोटी छोटी बातों को घर पे नहीं बता के खुद एक चीज़ समझ पा रहे, एक मैच्योर इंसान बन पा रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
तो प्रिपरेशन में आइए, अर्ली आइए, ये मैं भी बोलता हूँ, बट वो इतना भी अर्ली ना हो जाए, इतना भी अर्ली ना हो कि एज से पहले आप ये सर। कुछ और रिफ्लेक्ट कॉलेज का लास्ट ईयर परफेक्ट है, 2 साल का कोर्स लगाइए, ठीक है, ठीक है, एक perfect. कॉलेज के बाद एक कॉलेज के साथ ही, ठीक है, मतलब परफेक्ट हो जाइए अपनी प्रिपरेशन में, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। बट कभी 11th वाला तो सर ये तो एक बहुत डेंजरस अरीना है, मुझे लगता है बच्चों को अच्छे भविष्य के चक्कर में। आई थिंक 11th ऑनवर्ड्स नहीं करते, बच्चा 12th के बाद करने लगा है, ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो टू अर्ली, बट क्योंकि बच्चा और पेरेंट ये समझता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, मान लो अगर मैं नहीं करूँगा दूसरा कर रहा है, यस सर, और अगर दूसरा कर रहा है और वो कल को सफलता, जैसे टीना ने अपने इंटरव्यू में 2016-17 में जब उन्होंने क्वालिफाई किया था, तो उन्होंने बोला था कि उनको उनकी मदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेके गई थी। तब ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं था कि सिविल सर्विसेज में फर्स्ट ईयर से कोई शुरू करे। उनकी मदर गई थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मना किया कि नहीं, हम इतने छोटे बच्चों को, वहाँ MA किए हुए बच्चे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हैं, उनमें नहीं बिठा सकती इस बच्चे को। दे वेंट बैक, और अगले दिन उनकी मदर दोबारा गई, शी सेड इट देयर इन द इंटरव्यू, उन दोबारा गई, उन्होंने इंसिस्ट किया उनको कि ठीक है, आपको जो पैसा लेना वो आप ले लें, और फिर आप इस बच्चे को बिठाओ उनमें, हमें चाहिए कि आप उनको बिठाओ, और ये पढ़ाई भी कर सकता है, 3 साल भी कर सकता है डेफिनेटली, तो वो हो जाएगा उससे, मतलब थोड़ा बहुत। आपका सजेशन है कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर से, थर्ड के बाद, थोड़ा सेकंड ईयर के बाद ही मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज इंसान को उम्र के साथ सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। करेक्ट, ये मैं अग्री करता हूँ कि इंसान को कोई भी ऐसी चीज़ खोद नहीं देनी चाहिए जो उसको लाइफ में बाद में वापस आएगी नहीं, तो वो चाम, वो कॉलेज लाइफ और ये सारी चीज़ें भी इंसान को एंजॉय करते रहना डेफिनेटली। जैसे हमारी बात चल रही है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की, लाइफ इन जनरल में कौन कौन सी चीज़ें ये प्रिपरेशन संजीव को हेल्प की है, और क्योंकि मैंने इनकी लाइफ, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बहुत क्लोजली मैंने वॉच की है काफ़ी टाइम से, जब ये प्रिपेयर कर रहे थे, जब इनका सिलेक्शन हुआ और इस स्टेज पे, तो मैंने एक ख़ास चीज़ इनमें देखी है, वो ये है कि इनके लाइफ में ये बहुत डिसिप्लिन्ड रहे हैं, जो हम बार बार कहते हैं स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जब बार बार हम बोलते हैं कि भाई आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। संजीव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है इस पढ़ाई के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए डिसिप्लिन होना, वो आप इन बच्चों को बताएं। एक ना मैराथन रनर है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड रन का कुछ, तो उनकी बहुत प्यारी बात है कि उन्होंने कहा था कि ओनली डिसिप्लिन वंस आर द फ्री वंस। ओनली डिसिप्लिन इंसान जो होता है वो ज़िंदगी में फ्री होता है, उसके पास ही फ्रीडम होता है। इनडिसिप्लिन इंसान के पास फ्रीडम नहीं होता है। ओके, ये एक बहुत प्यारी बात है कि डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन लाएं कैसे, सर बहुत बेसिक सी ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक है। आपने कुछ नहीं करना है, आपको एक टाइम डिसाइड करना है ज़िंदगी में कि मुझे इसी टाइम पे उठना है, कुछ भी हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, तो अगर मैं सुबह 4 बजे सोऊँ, मैं 2 घंटे की ही नींद लूँगा। मैं पिछले दिन 6 बजे सो जाऊँ तो मैं 12 घंटे की नींद लूँगा, बट मुझे उठना 6 बजे ही है। ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि उठना 6 बजे ही, कोई भी टाइम होगा, XYZ आपका कोई भी टाइम होगा। तो अगर आप एक टाइम पे उठना स्टार्ट हो जाओगे तो आपका जो ओरिएंटेशन है, दिन की दिनचर्या है, वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो आपके उठने के साथ डिसिप्लिन आ गया, अब काम में डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, तो इसके लिए ना मतलब थोड़ी सी एक समरी पढ़ी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो एक किताब है रूसो की, एमिली ऑन एजुकेशन। तो उसमें एक प्यारी सी बात लिखी है कि जो आदतें होती हैं, दैट है ना, वो हर चीज़ के ऊपर ट्रायम्फ करती हैं। आप मेजॉरिटी जो काम करते हो आदत से करते हो। आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो, चाहे आपको 105 बुखार हो तब भी ब्रश करोगे। आप ब्रश नहीं छोड़ पाते बिकॉज आपकी वो आदत है। तो जो आप कोई भी काम कर रहे हो, जो आपका डिसिप्लिन आता है वो आपकी आदतों से आता है। तो आपको जब सुबह एक बार उठ रहे हो तब आदत बनाना स्टार्ट कर दो किसी भी चीज़ की। मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ, मैं इस टाइम जिम जा रहा हूँ, इस टाइम मैं खेलने जा रहा हूँ, इस टाइम मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ। वो आपकी अपने आप ही आदत बन जाएगी। और जब वो आपको पढ़ने की आदत बन जाएगी तो फिर आपकी छूटेगी नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा। उस टाइम अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको वॉइड नज़र आएगा अपने आप में, आप बोलोगे मैं क्या कर रहा हूँ, आप इनसिक्योर फील होना स्टार्ट हो जाओगे। तो एक तो उठने का टाइम है और दूसरा किसी भी चीज़ का आदत बनाने का टाइम है। तो अगर आप आदत बना लो किसी भी चीज़ की सर, जैसे है ना, बड़ी हमारे यहाँ लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, कुछ भी जो बात सिगरेट पीने चले जाएंगे। सिगरेट पीना उनकी एक आदत है,
वो एक आदत है, वो आदत उनको फुलफिल करनी है। वो ट्रेन में इलीगल लिखा होगा तभी पी लेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो आदत है। तो उसी तरीके से आपको पढ़ाई एक आदत बनानी है। अगर आप आदत बना पाओ तो आप डेफिनेटली मतलब ज़िंदगी में पक्का सिक्योर हो जाओगे। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन है, यस सर। और वो कोई भी चीज़ डिसिप्लिन से करता है तो उसे करने में तकलीफ नहीं होगी। नहीं होती सर, वो पता ही नहीं चलता कि आप पता ही वो नहीं चलता। मेहनत कर रहे हो। मुझे लगता है जैसे कि एलन मस्क से भी बात पूछी गई थी, आप कैसे कर लेते हो? बोलते इफ समथिंग इज टू बी डन इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन। मतलब उसमें इसमें इफ्स एंड बट्स है ही नहीं, है ही कुछ नहीं है। करना है तो करना करना है उसमें, मतलब इफ्स एंड बट कुछ है नहीं है। हम्म, और अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप डिसिप्लिन हो तो वो चीज़ हो ही जाती है। हम्म। आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगी और आपको भी उसी में मज़ा आएगा। इसलिए हमारे यहाँ से जब बड़ी कहावत है कि जब फौजी छुट्टी आता है तो घर वालों को बोलते हैं नहीं नहीं ये करो वो करो। वो डिसिप्लिन्ड है, हम इनडिसिप्लिन्ड है। एक आर्मी पर्सनल डिसिप्लिन्ड है वो, तो वो एक अच्छी चीज़ें इम्पार्ट कर रहा है। तो अगर आप डिसिप्लिन हो जाए तो सर इससे बेटर चीज़ कोई है ही नहीं। आप जब हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, Yes, मतलब आप बेसिकली कहना चाहते हो कि हर वो चीज़ करो जो आपको अनकंफर्टेबल करे। यस, कुछ आप ये बोल रहे हो कि भाई सुबह उठना पसंद नहीं है बट उठो, उठो, उसकी आदत बना लो, फिर आपको पढ़ना मुश्किल नहीं पसंद लगेगा। नहीं है बट पढ़ो, फिर जब आप आदत बना लोगे ना, फिर वो हार्ड नहीं लगेगा। फिर हार्ड नहीं लगेगा। तो हम ऐसे कभी दोस्त इकट्ठे बैठ रहे हैं तो बोलते हैं कि मतलब मुश्किल कुछ नहीं होता है। आपने किसी चीज़ को कितना टाइम दिया है, आपने कितनी आदत बनाई है। अभी कोई सचिन सर को बोलेगा कि आप स्ट्रेट ड्राइव मारिए, उनके लिए कितना आसान है। कितना आसान है, उन्होंने उनको कितना टाइम दे रखा है, प्रैक्टिस की है, और उनको वो मुश्किल लगातार लगता की। भी नहीं है। उनको कितना आसान लगता है। अब कोई अच्छे सिंगर लता मंगेशकर जी को कभी किसी ने कभी गाने के लिए बोला होगा तो उनके लिए रियाज थोड़ी ना करना पड़ेगा उनको। हाँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ उन्होंने किया लाइफ हुआ स्टाइल है है, उनका, बहुत प्रैक्टिस टाइम की। दे रखा है उस चीज़ को। तो जब आप किसी चीज़ को टाइम दे दोगे ना, वो आपको एक तो मुश्किल नहीं लगेगी। और मुश्किल इन इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल वर्ड। ये तो मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट का काम चलाने के लिए बनाई गई है। राइट। आप किसी चीज़ को टाइम दो, मुश्किल कुछ है ही नहीं है। मैं कभी क्लास ले रहा हूँ तो मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि एवरीथिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ से कठुआ जाना हो तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। अब मैं बोलूँगा 1 घंटे में तो नहीं पहुँच पाएंगे, रोड खराब है। तो उसको जिस चीज़ को 2 घंटे लगने हैं उसको 2 घंटे लगने ही हैं। अगर प्रिपरेशन को 2 साल लगने हैं तो 2 साल लगने ही हैं। वो नेचुरल है, उसमें फ्रस्ट्रेट होने वाला कुछ है ही नहीं। तो आसान मुश्किल एक साइकोलॉजिकल टर्म है, इजी टफ ये सब एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो साइकोलॉजिकल बिजनेस चलाने के लिए बनाई गई। बट ये साइकोलॉजिकल बैरियर इतना मतलब एट टाइम्स मैंने देखा है बच्चों में कि सपोज हम उनको बोलते हैं कि भाई डिसिप्लिन से पढ़ो, आप हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बेहतर है कि मॉर्निंग में उठो, अपना प्रे करो, देन स्टार्ट स्टडिंग इन द मॉर्निंग। बच्चा बोलता नहीं मैं उठ नहीं सकता। अब ये उठ नहीं सकता, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मॉर्निंग में पढ़ोगे तो ही आप सिविल सर्वेंट बनोगे, मैं नहीं बोल रहा। बट हम ये बोलते हैं उनको, ज़रूर हम ये बोलते हैं कि बट डिसिप्लिन यही से क्रिएट हो सकता है। आप मॉर्निंग में उठना, अपने आप को अनकंफर्टेबल करो, गेट अप, स्टार्ट स्टडिंग। बाद में इस रूटीन में मॉर्निंग में ही उठना इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है सर। इसमें सर देखना, हमारे पेरेंट्स है जैसे मेरी माता जी हैं, तो कुछ 5 बजे उठते हैं सुबह, कितनी ठंड हो गर्मी कुछ, उनको आदत है, बीमार हो ठीक हो पेरेंट्स उठते हैं, उनको आदत लग चुकी है सुबह 4-5 बजे उठने की। मैंने कभी उनको लेट उठते हुए नहीं देखा। इवन मेरी दादी माँ वो 80 साल के होंगे, वो अभी भी 4:30-5 बजे उठते हैं। दैट इज डिसिप्लिन। हाँ, वो उनका लाइफ स्टाइल है। मतलब आप किसी चीज़ को जब लाइफ स्टाइल बना दो, आदतें बना दो, मतलब जैसे वो फिर आपको बर्डन नहीं लगता। बट ये मतलब हम जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे बता रहे हो, आप क्योंकि इसको इनकलकेट किए हुए हो अपने लाइफ में, तो इट सीम्स वेरी इजी। आप बहुत इजी लग रहा है यहाँ आपका बोलना और मेरा सुनना, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है और मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप बोल रहे होंगे जो मैं कल को अगर करना शुरू कर दूंगा तो बहुत अनईजी फील होगा। और लाइफ में हम नहीं चाहते कि अनईजी कुछ आए हमारे लाइफ में, हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। बट आपका ये कहना है कि इस जो सिविल सर्विसेज का आपका प्रोसेस है, अगर सपोज समबडी वांट्स टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, उनको अनईजीनेस आती रहेगी लगातार, और जब आप अनईजीनेस को फेस करोगे आप में डिसिप्लिन आता रहेगा। तो मतलब आप इससे ज़्यादा बेहतर या ब्यूटीफुल नहीं हो सकता कोई चीज़। और मैं अपने सारे
जो है हमारे सुनने वाले होंगे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप मतलब क्रक्स में ये निकाल पा रहा हूँ अभी तक के कॉन्वर्सेशन का कि दैट अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, आप कुछ भी अच्छा बड़ा अचीव करना चाहते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। डिसिप्लिन एक पहली सीढ़ी है, राइट? Yes, sir. डिसिप्लिन एक पहली सीढ़ी है, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, और अगर डिसिप्लिन आ गया तो आपकी बाकी सारी चीज़ें होती रहेगी, ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाएंगे, होती रहेगी। नाउ हम क्योंकि हमारे काफ़ी सारे सुनने वाले होंगे, आप रैंक 1 है, आपने सिविल सर्विसेज दिया, आपने 2 बार इंटरव्यूज़ फेस किया है सिविल यूपीएससी का, आपका जो जर्नी रहा है तैयारी का, मतलब आपने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, करंट कैसे करते थे, मतलब थोड़ा सा आप ब्रीफली हमें बता दें कि प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस को आपने अलग अलग टैकल किया, एक साथ किया, सोर्सेज क्या क्या रहे थे, अगर ब्रीफली आप बता पाओ। सर जो फाउंडेशन होती है मतलब सेगमेंटेड नहीं होती है, फाउंडेशन आपकी वही प्री मेंस में लगभग सेम ही है, तो आपको फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें आप सेग्रीगेशन नहीं कर सकती, ये प्री का आएगा ये मेंस का आएगा, मुझे लगता है बड़ा नाइव हो जाएगा बोलना कि उस टाइम आप सेग्रीगेट कर पाओ। दूसरा सर ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मतलब मैं दोस्त से काफ़ी बार डिस्कस करता हूँ, एक मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा, बट मैंने अक्सर पाया कि अगर एक किताब से क्वेश्चन आ जाए ना तो वो पूरी किताब पढ़ लेगा। तो मैं उससे एक दिन बात कर रहा था, मैंने कहा मेरे भाई बात सुन, अगर हम KS का 3 साल का कट ऑफ देखें प्रीलिम्स का अराउंड 55-60 आउट ऑफ 200, और UPSC में अराउंड 90 रहता है आउट ऑफ 200, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वो नहीं चाहते आपको सब कुछ आता हो, बट आपको जो चीज़ आती हो वो बहुत बेहतरीन तरीके से आती है, वो उसको गलत ना करके आए। तो मैं उसको बता रहा था कि एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, लेस इज मोर, लेस इज मोर, जितना कम है वो उतना ही बेहतरीन अच्छा है, बिल्कुल। एक ना मूवी है जैसे चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग, अक्षय कुमार के, उसमें बड़ा प्यारा सा डायलॉग था कि ओपोनेंट को आपके 10,000 मूव से खतरा नहीं जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, उस मूव से खतरा जो आपने 10,000 बार किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो कम सोर्सेज पढ़ के, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के उनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन इस सेक्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी पूरी किताब पढ़ ली जाए, उसका कोई फन भी नहीं है। अगर हम नॉर्मली भी देखें तो 200 में से 90 कट ऑफ UPSC का, वो आसानी से आ ही जाएगा अगर आप उस स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ लें, और मेंस में भी इतना कट ऑफ नहीं होता है। आप देखिए यार 1750 नंबर का पेपर होता है पूरा, तो इस बार 741 कट ऑफ था, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको 50% अच्छा आता हो, ठीक है ना, उसमें तो चलो सभी आंसर लिखने होते हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है, बट आपको जो आता है आप उसमें बेहतरीन हो, वो एक्चुअली आपको प्रिपेयर ही उसी चीज़ के लिए करा रहे हैं जो ये सर्विसेज होते हैं। कल को कोई दंगे हो जाएंगे तो आप ये थोड़ा ना होगी मुझे नहीं आता है, ये आपको सिखाता है कि आपको इम्प्रॉम्प्टो उस पोजीशन पे सोचना कैसा है। तो बहुत कम पढ़ना है, मेरा एक सबसे ये मैं सभी को बोलता हूँ, बहुत कम पढ़ना है, मतलब बहुत लिमिटेड सोर्सेज पढ़ने हैं, उनको बहुत बार पढ़ना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, ताकि आप उसको ऐसा जानोगे कि आपका एक बॉडी पार्ट है, आपको इतना बेहतरीन होना पड़ेगा उस चीज़ में। सर अब हम रिसोर्सेज की बात करें तो हम अगर जैसे GS1 से डिफाइन करें तो GS1 में 3 कंपोनेंट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। सो ज्योग्राफी में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न 3 NCERTs, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम, और आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानी सर की बुक आती है। मैंने इसके अलावा हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कंबाइंड विद क्लास नोट्स। उसके अलावा सेकंड आता है अपनी ज्योग्राफी में सर नथिंग इज़ बेटर देन 11th क्लास की NCERTs ज्योग्राफी के लिए। सर उसमें बहुत कुछ है बट वो समझ आती ही नहीं है। मैंने 6 बार पढ़ ली, मुझे तभी समझ नहीं, अनटिल अनलेस मुझे किसी ने ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं, फिर मुझे वो इतनी अच्छी समझ आई कि उसका कोई मैच ही नहीं है। तो ज्योग्राफी के लिए एक बेसिक NCERTs, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के नोट्स कोई इंस्टीट्यूट बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, इसके बाहर ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं होगा ज़्यादातर। फिर सोसाइटी, तो सोसाइटी की कोई भी एक किताब जिस इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हो जहाँ से भी, तो एक बुकलेट उठा लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर बारी आती है GS2 की, तो GS2 में समको पता है लक्ष्मीकांत इज ऑल सर, कुरान, गीता, कुछ भी समझ लीजिए। आप सजेस्ट करते हो कि लक्ष्मीकांत के अलावा? नहीं सर, मैंने ऑनेस्टली खुद भी लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। और अगर किसी के, जैसे मेरा PSR ऑप्शनल था, बट किसी के अगर बेसिक वीक है तो वो एक 11th क्लास की NCERT आती है जिसमें वो राइट्स क्या होते हैं, पावर क्या होती है, सब दिया हुआ है, वो पढ़ सकता है, वो आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करा देगा।
और इसके अलावा जो बेसिक गवर्नेंस और आईआर का पोर्शन ना, आई गेस वो किसी भी इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन उठा लीजिए और एक न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखिए। न्यूज़पेपर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, क्योंकि हिंदू की लैंग्वेज मुझे बहुत टफ लगती है। कोई डिफरेंस नहीं है, बट हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा आसान है और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि पर लोग बोलते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं आप, तो लोग बोलते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर की लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट होती है। इसलिए सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, वो मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं है कभी। अब किसी की लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, बट मेरी लैंग्वेज पे इतनी, इंग्लिश लैंग्वेज पे इतनी कमांड अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी। वो अच्छी है, वो बहुत डिसेंट सा न्यूज़पेपर है। उसके अलावा सर GS3 की बात करें तो GS3 में इकोनॉमी, बेसिक्स NCERT करी, क्लास नोट्स करे और उसको सप्लीमेंट किया न्यूज़पेपर करंट इवेंट्स के साथ क्या चल रहा है। इसके अलावा आता है सर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। सर साइंस एंड टेक, सिंस मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मैंने इतना फोकस ज़्यादा डिफिकल्टी आई नहीं उसमें, और मेरा एक्चुअली मैं 11th-12th काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो वो मेरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। और अगर आप उसके बेसिक्स के बाद आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। फिर एक इन्वायरमेंट आता है, तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने 12th की बायो के लास्ट 5 to 6 इन्वायरमेंट के चैप्टर्स, और इसके अलावा फिर से वही मैगजीन, करंट मैगजीन यही पढ़ा। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बुकलेट आती है, वो नहीं तो आप अगर आप 12 महीने के मैगजीन से ही पढ़ोगे तो मोस्टली वो कवर हो गया होगा। सर फिर GS4 में मेरा एक फ्रेंड है सुचिता शर्मा, उसने सजेस्ट किया था डिकोड एथिक्स। मैं उसको एक ही बार पढ़ा। मुझे लगता है कि एथिक्स में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप उसको अप्लाई कितना कर पाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उसको ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा चला, मैंने क्वेश्चन लिखना ज़्यादा प्रेफर करा, उससे वो पूरा का पूरा हो गया। ये है GS1 to GS4, और ऐसे जो होता है उन सबकी समरी होती है सॉर्ट ऑफ, तो उसमें ज़्यादा इतनी डिफ़िकल्टी आई नहीं। तो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है UPSC में ऐसे में, बट लेट्स सी कि इसमें कैसा रहा होगा JKPSC में इस एग्ज़ाम में। बट ये मोटा मोटा रहा। और ऑप्शनल मैं शुभ्रा मैम से पढ़ा था, सिंस मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, पॉलिटिकल साइंस मैं शुभ्रा मैम से पढ़ा था, तो ये मोटा मोटा सोर्सेज थे मेरे। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ भी नहीं, यही लिमिटेड सोर्सेज थे सर। ऑप्शनल हम पहले बात करेंगे कि सुचित्र शर्मा की बात करिए। ये हमारे स्टेट के जो है यंगेस्ट ऑफिसर हैं, IRS ऑफिसर, ही इज देयर इन सर्विसेज राइट नाउ। इनकी एक बुक भी आई है सर, बहुत प्यारी बुक है सर, बहुत प्यारी बुक है। और मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को रेकमेंड करें वो। सर डेफिनेटली सर, मैं चाहता हूँ, मतलब अगर कोई सुन रहा है तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक जो मैंने अभी रिसेंटली गो थ्रू की है स्ट्रेटजीज को लेके। आई थिंक जो मैं अभी बता पा रहा हूँ, इट इज़ नॉट इवन द 10% जो उस किताब में लिखा गया। इट इज़ सो ब्यूटीफुली रिटन, इट्स सो ब्यूटीफुली रिटन। एंड सर ऑनेस्टली सर बताऊँ, दैट मैन इज सो मच केपेबल। सुचिता शर्मा दोस्त हमारा, क्या बोल रहे हैं, भाई अपना। बट वो बुक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो भाई अपने भाई ने लिखी है, बट वो सच में लाजवाब बुक है। उनका कहना है कि वो दिस इज वन ऑफ फर्स्ट बुक जो उन्होंने लिखी है। स्मार्ट कट्स फॉर मीन्स जो है ब्यूटीफुल रिटन बुक सर। आप सारे लोगों को जिनको भी वो चाहिए होगी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट अगेन ही इज़ गोइंग टू राइट अ बुक ऑन पेपर 4 ऑल्सो वेरी सून। तो उससे बेहतर मेरा भी जितने भी इंटरेक्शन हुआ है सुचित्र से, उससे he is one of the finest civil servant, finest personality sir, honest, dedicated and इतना बेहतरीन इंसान, मतलब सही इंसान तो बहुत बेहतरीन है सर। क्या उनके साथ बैठते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम का पता नहीं, मतलब that's what you meant। जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, ये पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट ट्रेट होना चाहिए। उसकी तो बहुत फाइन पर्सनैलिटी है सर, एडमायरेबल पर्सनैलिटी, ऑनेस्टली वेरी एडमायरेबल। तो एक दिन आएगा जब हम सुचित्र को भी इनवाइट करेंगे ज़रूर। आई वुड रियली वांट हिम टू कम एंड स्पीक टू द ऑडियंस कि वो बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में, क्योंकि वो नाउ ही इज़ अ ऑथर, वो अपने बुक के बारे में बताएंगे। और ऑल द बेस्ट टू हिम। बट कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन, हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब आपने, क्योंकि आपके जर्नी में जो मैंने देखे हैं, आपने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू में ड्रॉप हो गए, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू में ड्रॉप हो गए। जब मुझे भरोसा है कि आपका हो जाएगा, यू विल गेट बेस्ट ऑफ द रैंक्स दिस ईयर,
और जब मुझे भरोसा है, मैं दूर से आपकी प्रिपरेशन देख रहा हूँ, तो नेचुरली आपको आपकी प्रिपरेशन पे कोई किसी भी सूरत में कोई डाउट रहा नहीं है, हमेशा आप इम्प्रूव करते रहे हैं। जब आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बार मेरा लिस्ट में नाम होगा और उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को आप डील कैसे करते हो? मतलब कमिंग बैक टू द बुक्स एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो, ये आई कैन नॉट इमेजिन कि इंसान किस चीज़ से उस टाइम डील कर रहा होगा। जस्ट उसको आप सर सबसे हार्डेस्ट टाइम तो मुझे लगता है अपने पापा को बताना कि नहीं हुआ इस बार, वो उससे हार्ड कुछ नहीं था सर। उनका क्या रिएक्शन रहा होगा वो उस सर टाइम? फादर तो मतलब आई नो वो बहुत टेंशन पर, बोला कोई बात नहीं फिर से पढ़ो। वो इतने काम था, आई डोंट नो, उनको टेंशन होता है, काफ़ी टेंशन होता था, मुझे पता है उनको टेंशन बट होता है। उनके चेहरे से महसूस हुआ होगा। हाँ मुझे चेहरे से महसूस हुआ, बट उनके वर्ड्स इतने फाइन थे कि कोई बात नहीं बेटा पढ़ो, कोई बात नहीं। वो सबसे बड़ी चीज़ थी। वरना मैं इतना सर, मैं ऑनेस्टली मैं इतनी टेंशन लेता नहीं था। बट मुझे सबसे हार्ड जो चीज़ लगती है वो अपने फादर साहब से कन्फ्रंट करना, मदर से भी नहीं इतना, बहनों से भी नहीं। मुझे फादर से कन्फ्रंट करना वो मुझे सर बहुत मुश्किल लगता था। बट ठीक है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा करो बेटा कोई बात नहीं, तो फिर करते गए। फिर यही था कि इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। और सर उसके साथ बात, हम जो दोस्त अभी नहीं हुए हमारे, 2 दोस्त अभी भी, 2-3 दोस्त अभी फिलहाल प्रिपरेशन में, 2 तो मेंस लेके आए यूपीएससी के इस बार। तो उनका सही है, बस गलती कहाँ रहेगी, ये कर ले चलो फिर से पढ़ना स्टार्ट हो जाए। बस वो रहता है अपने दोस्तों का। अभी जो 3 प्रिपरेशन में 2 का मेंस यूपीएससी का दिया, तो मोस्ट होप सो हो जाए। बाकी एक तो अभी इस बार प्रीलिम्स देगा, तो बट इनका काफ़ी रोल रहता है कि नहीं पढ़ो फिर से, वो टेंशन रहने नहीं देते हैं एक्चुअली। ये मैंने अक्सर देखा है कि जो ग्रुप, सपोज एक सेंसिबल ग्रुप, आगे बढ़ने वाला ग्रुप, जब भी मैंने क्योंकि आप मुझे करीब 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज को तैयारी कराते हुए, मैंने देखा कि कुछ ग्रुप्स मैंने हर साल देखे हैं निकलते हुए, और उस ग्रुप को मैं साल दर साल लगातार मैं उनको फॉलो करता रहा, और ऑलमोस्ट उस ग्रुप के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। और कई एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। तो मेरा ख्याल है इसका कारण यही है कि लाइक वाइज माइंड जुड़ जाते हैं साथ। यस, चलो ये बहुत हेल्प करता है, लाइक वाइज माइंड का जुड़ना, ऑप्शनल का सेम होना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। मेरे दोस्त का जैसे किसी का एथिक्स अच्छा है, किसी का ऑप्शनल अच्छा है, तो बहुत हेल्प करता है एक दूसरे को बहुत, और ज़िंदगी में ऐसे बहुत हेल्प करते हैं। ये तो पढ़ाई तो बहुत एक, मैं नैरो पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो एक कम्प्रिहेंसिव जो सपोर्ट रहता है ना आपके पीयर ग्रुप का, वो बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्त अच्छे चुनना बहुत ज़रूरी है सर। ये तो मैं स्टार्ट में बोल रहा था पॉडकास्ट के, इट्स वेरी वेरी, मतलब इससे बेटर चीज़ कुछ है ही नहीं है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। yes. हम आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड बात हो गई, कौन कौन से हर्डल्स आपने फेस किए हैं, क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई किया है, देन स्टेट सर्विसेज रैंक 1, एक ड्रीम कम ट्रू है। आप आज के दिन में अपने आप को कहाँ देखते हो? आप स्टिल नॉट सो सेटिस्फाइड हो, नाउ यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, क्या प्लान्स है आगे? सर मुझे लगता है मटेरियल गेन का कोई एंड नहीं है, तो अब सेटिस्फेक्शन की तरफ चलना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। बाकी मुझे लगता है अगर हमारा काम है मेहनत करना, बाकी भगवान देता रहेगा, ज़िंदगी भर देता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है उनकी बहुत कृपा है। अब एक्सपेक्टेशन नहीं है सर ऑनेस्टली किसी भी चीज़ से। अब वो एक ना, मैं अभी गीता पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी प्यारी धर्म, अब वो धर्म रह गया अपना। अब अपने धर्म को ही फॉलो करना है, जो होता जाएगा। जैसे अगर मैं सर्विस जाऊँ तो मेरा जो धर्म होगा, ड्यूटी होगी लोगों को सर्व करना, मैं वो करूँगा। किसी भी जगह जाऊँगा, फैमिली में धर्म क्या होगा वो परफॉर्म करूँगा। हर जगह अपना धर्म अगर मैं अच्छे से फॉलो करूँगा, बट उसके बाय प्रोडक्ट पे या उसके आउटकम पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है उस पर। मैं बस, अब मेरा ये कि मुझे जो करना है मैं बस वही करता रहूँगा। या पहले से ऐसे थे, या ये 6 साल की प्रिपरेशन आपको ऐसा बनाई? प्रिपरेशन ने ऐसा बना दिया, पहले तो बहुत एक्सपेक्टेशन रहती थी सर। तो बट आपकी बातों से लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं। हाँ सर, बहुत तो स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प की है इस एग्जाम में? बहुत सर, ये तो इसी चीज़ में तो डेवलप हुई है सर। हाँ। एक किताब आती है, 2-3 किताबें मैं किसी को रिकमेंड करूँगा, किसी को पढ़ना होगा तो। एक तो अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, अभी कुछ स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स ही, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी।
सो किताब आपको स्टार्टिंग में हिंज कर लेगी। अच्छा, सर क्या great. बेहतरीन किताब है सर वो। इसके पहले सर आप एक यथार्थ गीता करके आती है, इट्स ब्यूटीफुल बुक। मैंने मतलब एक्चुअली ना सर, मैंने जब स्टार्टिंग मैंने फेल लिया तो मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने हर बुक पढ़नी, मतलब आधी अल्केमिस्ट पढ़नी, आधी छोड़ देनी, विंग्स ऑफ फायर पढ़ी, आधी छोड़ दी, मैं एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ी, आधी छोड़ दी, है ना, इकिगाई पढ़ी, आधी छोड़ दी। मैं नहीं था, मेरा फॉर्टे नहीं था मैं, पर जब ये 2-3 किताबें देखी ना मैंने, और जब इन्होंने मेरे को बांध के रखा अपने साथ, तो बहुत मज़ा आया सर ऑनेस्टली। तो वो पतली बुक में पढ़ नहीं पाया, बट मोटी बुक में पढ़ रहा हूँ। तो मतलब वो आपकी इंटरेस्ट की बुक्स थी इस वजह से। हाँ सर। तो क्या जो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि जो आप पढ़ने लगे पहले, आप बीच बीच में, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत सारी किताबें मैंने एक लाइब्रेरी बना दी, बट आधी बुक्स पढ़ के छोड़ और दी, बीच में भी नहीं, इतनी मोटी बुक मैं ले लेता हूँ और उसको कंप्लीट कर देता हो हूँ। जाती सर। ये शायद इंटरेस्ट की वजह से है। इंसान को सेल्फ हेल्प बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए या फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल या ऑटोबायोग्राफी, किस टाइप की बुक्स सर मुझे लगता है नॉर्मली? तो पर्सनल चॉइस है। आप जिस स्टेज पे मैं हूँ, मुझे लगता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो नहीं पढ़ूंगा सर मैं अभी। नहीं पढ़ेंगे? नहीं सर। बेहतरीन किससे बनूंगा? नहीं बनना है दुनिया से बेहतरीन। मतलब आप एक्सेप्टेंस कर लिए अपना जैसा भी है। अब थोड़ा ये जैसी किताबें होती हैं स्पिरिचुअल या कुछ फिलोसफिकल किताबें, बुक्स आप ज़्यादा पढ़ते हो? अब तो सर वही एम रहेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले इस दुनिया में लोग हैं, एक है फिलोसफिकल। यस सर। ये हैंड इन हैंड चल रहा है। यस सर, डेफिनेटली सर। तो ये दोनों डिफरेंट तरीके से दुनिया को देखते हैं। डेफिनेटली सर, पर्सपेक्टिव अलग कोई नहीं, गलत कोई नहीं है। गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है। तो बहुत अच्छा रहा इंटरेक्शन। अगर कोई भी बच्चों को संजीव से, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि संजीव का रैंक 1 है सिविल स्टेट सर्विसेज JKS 2023 में। सिविल सर्विसेज में इन्होंने 4th अटैम्प्ट में क्लियर किया, रिजर्व लिस्ट में आया। नाउ दैट ही बी ज्वाइनिंग सर्विसेज सून। सिर्फ मैं आखिर में एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे अब तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा, जो प्रोसेस में होंगे सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज के लिए, जो एक मैसेज आप देना चाहते हो कि इन तक ये मैसेज जाना ज़रूरी चाहिए, वो आप देते हैं? सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। ज़िंदगी ही कुछ नहीं है। सक्सेस चाहे किसी भी डोमेन में हो, शॉर्टकट नहीं लेने, अपना एक अच्छा पाथ फॉलो कीजिए, राइट पाथ फॉलो कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, आप बहुत बेहतरीन जगह पहुँचेंगे। जो आपने सोचा होगा उससे भी बेहतरीन जगह पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच संजीव। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोगों को ये पसंद आएगा ज़रूर। स्टे ट्यून्ड, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे और लोगों से हम इंटरेक्शन करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो भी लाइफ में बेहतर करने के लिए चाहिए होगा वो हम आप तक ला पाएंगे। थैंक यू सो मच।